हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एमकॉम सेकेंड ईयर MCO 4 की यूनिट नंबर 3, यूनिट फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकेंड हम जो है वो पहले ही कवर कर चुके हैं। आज की हम करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले करना है कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, डायमेंशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, सोशल अकाउंटिंग, अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, सोशल ऑडिट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो ये कुछ टॉपिक है जो हमें इसमें कवर करने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हम नोट्स स्टडी कर रहे हैं अभी, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े। आप वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और आप वहाँ पे जाके रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी इग्नू की तरफ से बुक है उसकी यूनिट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप चेक कर सको कि कोई कंसेप्ट छूट तो नहीं गया। वैसे मैंने सारे कंसेप्ट जो है वो इसमें क्लियर कर दिया और सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो इसमें डाल दिए नोट्स में। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी कंसेप्ट छूट जाएगा, अगर आप चेक करना चाहो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इट इज़ नाउ widely recognized that the business not only involve pursuing economic gain, it also has certain obligation to society which can be termed as social responsibility of business. Social responsibility of business refer to the obligation to business enterprises to adopt the policy and plan of action which are desirable in terms of the expectation and interest of the society. तो सबसे पहले क्या था ना कि पहले जो बिजनेस किए जाते थे वो बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते थे। लेकिन आज के समय में जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को ही नहीं देखते, बल्कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए भी काम करते हैं। कि ऐसा है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी में लोगों को, कस्टमर्स को, वो अच्छी क्वालिटी के हो, रीजनेबल प्राइस में हो, और जो भी हमारे कस्टमर हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो इस तरीके का कंसेप्ट आजकल चल रहा है। तो यही कुछ बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की तरफ, उसके एम्प्लॉयज़ की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, तो ये थी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि हमारे बिजनेस की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी बनती है कि वो इन्वायरमेंट के लिए कुछ करे। यानी कि अगर कोई भी बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करे, कोई भी रिसोर्सेज को ख़राब ना करे। अगर हम बात करते हैं कि अगर ट्रीज़ वगैरह का यूज़ किया जा रहा है तो ट्रीज़ तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको प्लांटेशन भी करनी पड़ेगी, ट्रीज़ को ग्रो भी करना पड़ेगा। ठीक है, the ideas may be said to have arisen out of growing public expectation that the business firm should modify their singular pursuit of economic goal and help the society in resolving the social problem, which may not be the direct outcome of business operation but should be, of course, of concern of business as a major user of society resources. तो इसमें यही कहा गया है कि जैसे जैसे पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है किसी भी बिजनेस के थ्रू, तो पहले क्या होता था, बिजनेस का अपना मेन मोटिव सबसे पहले यही होता था कि वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे। उसको मतलब नहीं था कि वो सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रहा है, कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले मेन एम यही था कि हाँ भाई, हमें प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन आज के समय में ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारे जो सेलर है मार्केट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइस है। वो किसी और कंपनी के जो है गुड्स या सर्विसेज को चूज़ कर सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या होगा कि अगर कोई बिजनेसमैन सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा, उनकी नीड्स को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा कि बिजनेस करना लॉन्ग टर्म तक के लिए। ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा किसी भी कंट्री में किसी भी बिजनेस को करने के लिए, ना ही वो आगे ग्रो कर पाएगा। तो ट्रेडिशनली बिजनेस वॉज लुक अपॉन एज एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, over the years significant changes have taken place in the interrelationship between the business and society, leading to a two-way understanding and expectation due to several factors such as growth in size of corporate enterprises, awareness of the social impact of business activities, and institutional expressions of the claim of society on business.
तो पहले यही होता था, प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन आजकल क्या होता है, हम सोसाइटी की तरफ प्रॉफिट पे तो ध्यान देते ही देते हैं, साथ ही साथ सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी ध्यान दिया जाता है। दस द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट द बिजनेस इज एन ऑर्गन ऑफ सोसाइटी एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम। तो आज के समय में ये देखा जा रहा है कि कोई भी बिजनेस है वो क्या करता है, किसी ना किसी सोशल सिस्टम के अंदर रह के काम करता है। उसके आसपास एक सोसाइटी है जिसके ऊपर उसको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर वो सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा और ग्रो कर पाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। फर्स्ट, देयर इज ओनली वन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, दैट इज टू यूज इट्स रिसोर्सेज एंड एंगेज इन एक्टिविटीज डिजाइन टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। ठीक है, the case for social responsibility of business respond to the demand of society। जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेस की वो यही है कि सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग ही वो क्या करे, गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करे। इस तरीके के गुड्स बनाए जो कि कस्टमर को नीड है, जिनकी कस्टमर डिमांड कर रहा है। ठीक है, यानी कि गुड्स इस तरीके के बना दिए जिसकी कस्टमर को ज़रूरत है, डिमांड है, तो कस्टमर कहीं ना कहीं उस अपनी नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है, उन गुड्स या सर्विसेज को परचेज करेगा। अगर वो सेटिस्फाई है कस्टमर उन गुड्स या सर्विसेज से, तो बिजनेस कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक ग्रो कर पाएगा। लेकिन जो कस्टमर की डिमांड्स है, जो नीड्स है, वो फुलफिल ही नहीं हो पा रही, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं आ पा रहे, उस क्वालिटी के नहीं आ रहे, उस क्वान्टिटी में नहीं आ रहे, उस प्राइस के अंदर नहीं आ रहे जिस प्राइस में, जिस क्वालिटी के गुड्स को कस्टमर चाहता है, तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सच एंटरप्राइजेज डू नॉट रिएक्ट टू सोशल डिमांड, द सोसाइटी में फोर्स देम टू डू सो थ्रू द लॉज और मे नॉट परमिट द एंटरप्राइजेज टू सर्वाइव। To what extent the quality of product of a company is reliable, to what extent it is able to fulfill the expectation of owner, employees, consumers, community and the public at large, largely determine the image of an enterprise, which is very crucial फॉर इट सर्वाइवल एंड ग्रोथ। यानी कि यही कहा गया है कि कहीं ना कहीं किसी भी एंटरप्राइजेस की, किसी भी बिजनेस की इमेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, रीजनेबल प्राइस में है, ठीक है, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। सिर्फ हम यहाँ पे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को नहीं देखते कि बिजनेस के ओनर को क्या एक्सपेक्टेशन है अपने बिजनेस से कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, शेयर होल्डर्स जिन्होंने उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी ये चाहते हैं कि हाँ हमें डिविडेंड भी मिले और साथ ही साथ जो हमारे शेयर की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस की रिगार्डिंग कि उनको फेयर वेजेस मिले। ठीक है, जितना वो काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही उनको वेजेस भी मिले। कम्युनिटी, गवर्नमेंट की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि जितना अर्न हो रहा है, ठीक है, जितनी अर्निंग हो रही है किसी बिजनेस की, वहाँ पे हमें गवर्नमेंट को क्या जाए, प्रॉपर टैक्स हो। ठीक है, कोई टैक्स जितना एक्चुअल में होना चाहिए उतना ही टैक्स जो है गवर्नमेंट को दिया जाए, कोई भी गलत काम ना किया जाए। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड पॉइंट। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट नीड टू बी रियलाइज दैट कमिटमेंट टू सपोर्ट सोशली रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी शुड बी प्रॉफिटेबल टू बिजनेस इन द long run, as it would have to maintain a favorable environment for business through with some reduction in profit and for society with some traditional goods and services reduced in supply। तो कहीं ना कहीं यही है कि लॉन्ग टर्म तक अगर सर्वाइव करना है तो कम से कम प्रॉफिट में भी अच्छे से अच्छे गुड्स सर्विसेज जो है बिजनेस को प्रोवाइड करनी पड़ सकती है अपने कस्टमर्स को। क्योंकि अगर कस्टमर चाहता है कि वो, अगर बिजनेसमैन चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके, ग्रो कर सके, तो कहीं ना कहीं उसको कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छी क्वालिटी को जो है कस्टमर को देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी प्राइस होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को भी देख के लगते हैं, उस गुड्स के एक्चुअल में कॉस्ट क्या आती है वो भी देखी जाती है, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर वो मार्केट में अपना प्लेस बनाना चाहता है, कोई भी बिजनेस मार्केट में अपना प्लेस बनाना चाहता है, तो उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके कम से कम प्राइस पे जो है गुड्स को सेल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न ही ना करे। जब वो प्रॉफिट अर्न ही नहीं करेगा तो सोशल वेलफेयर के लिए तो कोई बिजनेस बैठा नहीं है। अगर सोशल वेलफेयर के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट तो होगा ही नहीं।
अगर बिजनेस प्रॉफिट करना चाहता है लॉन्ग टर्म तक तो कहीं ना कहीं उसे अपना प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टिंग में कम रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। इन लार्ज कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज द शेयर होल्डर हैव अ पैसिव रोल एंड आर नॉट इन्वॉल्व इन मोस्ट की डिसीजन ऑफ द कंपनी। Even in directing the activities of the company, they have a very limited role. Hence, it may be argued that shareholder can't expect the enterprises to be run purely in their own interest. They should rather be entitled to be the recipient of a stream of profit. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो बिजनेस है, ठीक है, जो बिजनेस मैनेजर है, कहीं ना कहीं उनको जो भी शेयर होल्डर है, ठीक है, जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है, कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना होगा, उनके प्रॉफिट को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर शेयर होल्डर भी आते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर भी क्या है, एक तरीके से जनरल पब्लिक ही है, जिन्होंने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। उसके बाद आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव बीन पॉजिटिवली हेल्पफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेक्टेड पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम social involvement of their firms by way of corporate reputation or goodwill or strengthening the social system in which the corporate function। ठीक है, ये थे हमारे केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डायमेंशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज एम्फेसाइज्ड अर्लियर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर कांट बी लिमिटेड टू द ओनर ओनली। They have also to take into account the claims and expectations of other stakeholders and adopt a balanced approach so as to best serve the community as large. Accordingly, social responsibility of business have to be considered with particular reference to its responsibility towards owner, शेयर एम्प्लॉयज, कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक। तो इसमें यही कहा गया है कि किसी भी बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ उसके बिजनेस ओनर तक ही नहीं रहती, बल्कि जो शेयर होल्डर्स है, जो कस्टमर है, जो गवर्नमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो जनरल पब्लिक है, उन सभी के तरफ क्या है, एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक बिजनेस की शेयर होल्डर्स या ओनर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेज हैज़ द प्राइमरी responsibility to assure a fair and reasonable rate of return on capital and fair dividend to the owners as the investor and provider of risk capital। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो शेयर होल्डर ये चाहता है कि किसी भी अगर बिजनेस में शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो ये चाहता है कि मुझे फेयर अमाउंट डिविडेंड मिले, साथ ही साथ जो उसकी शेयर की वैल्यू है वो क्या हो, इंक्रीज हो। तो जो एक इन्वेस्टर है वो ज़रूरी है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करे, ठीक है, वो बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दे, वहाँ से भी तो रिटर्न मिलेगा। तो जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके। इसलिए जो है कोई भी इन्वेस्टर जो है वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इसलिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी वो ध्यान रखे, शेयर होल्डर को फेयर अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिले, साथ ही साथ उसके जो शेयर की वैल्यू है वो भी क्या हो, अप्रिशिएट हो। तो ये लिखा है द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स। Beside dividend, the shareholder of a company also expect appreciation in the value of share over time। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़, कि एक बिजनेस की एम्प्लॉयज़ के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी उसी सोसाइटी का पार्ट है। द नेचर ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप हैज़ अंडरगोन अ सी चेंज ओवर टाइम, कि जो हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं समय के साथ साथ। द न्यू orientation of the relationship is linked with the major issue of wages and salary, supervisor or subordinate relationship and employee welfare। In India, wages fixation is governed by well-defined concept of minimum wages, फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस। तो इसमें यही कहा गया है कि जो नया ओरिएंटेशंस है, ठीक है, जो चेंजेस आए हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में, वो किससे रिलेटेड है, वेजेस और सैलरी से रिलेटेड,
सबॉर्डिनेट और सुपरवाइजर के रिलेशनशिप किस तरीके की होनी चाहिए, और एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर से रिलेटेड। अब ये कहा गया है कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयज़ के लिए एक मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिए कि कोई भी एम्प्लॉयज़ अगर काम करता है तो कम से कम उसको इतने वेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ताकि वो अपने लिए जो अच्छे से रह सके, अपना अच्छे से जीवन जो है वो व्यतीत कर सके। उसके बाद आता है द लोअर लिमिट ऑफ फेयर वेजेस इज द मिनिमम वेजेस। लोअर लिमिट तो फिक्स की हुई है कि कम से कम एक एम्प्लॉय को इतना पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम अपर लिमिट की बात करते हैं तो अपर लिमिट ऐसी कोई फिक्स की नहीं गई है, वो तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होती है कि इंडस्ट्री की कितनी कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को कितना पे कर सकती है। ठीक है, तो द लोअर लिमिट ऑफ फेयर वेजेस इज द मिनिमम वेजेस व्हाइल इट्स अपर लिमिट में बी बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री टू पे। Management responsibility lies in fixing the actual wages between the two limits with due consideration of production of labor, prevailing rate of wages in the same or neighboring country, level of national income and its distribution, place of industry in the national economy। कि जो वेजेस फिक्स किए जाते हैं, एक्चुअली वेजेस किसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयर है उसने प्रोडक्शन कितनी की है, ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा कितना काम किया गया है, कितनी प्रोडक्शन की गई है और क्या प्रिवेलिंग वेज रेट चल रहा है मार्केट में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर की। एक बिजनेस की कंज्यूमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी ऑफ मोस्ट बिजनेस फॉर्म फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। हर एक बिजनेस का मेन मोटिव ये होता है कि जो उसके कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहे। बिसाइड कंज्यूमर आर क्वाइट ऑफ्टन विक्टिम ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेडिंग, अडल्ट्रेशन, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज। उन सब के अलावा कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना प्राइम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके अलावा भी कस्टमर को मिसलीड किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू, अनफेयर ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी के कई बार प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो अच्छी से अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड नहीं की जाती, तो कुछ इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की कस्टमर के थ्रू कि उनको अच्छे से अच्छा जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए, कम से कम प्राइस में किया जाए, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना की जाए, उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया जाए, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना की जाए, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ लीगल enactment aimed at protecting the कंज्यूमर अगेंस्ट मार्केट माल प्रैक्टिसेस। तो अब क्या कहा गया है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉ रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए हैं, ताकि जो कस्टमर है उसको उसके साथ कुछ भी गलत ना किया जाए, ठीक है। Even then, management of a business firm are expected to anticipate the problem of consumers and assume the responsibility of protecting the consumer interest in the long run interest of the business itself। तो आजकल बिजनेस खुद क्या करते हैं, बिजनेसमैन खुद अवेयर हो चुके हैं कि हाँ हमें अपने कस्टमर के साथ कोई भी गलत काम नहीं करना, उनको गलत प्राइस पे या गलत क्वांटिटी या गलत क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं करने, क्योंकि अगर कस्टमर को गलत क्वालिटी के हम गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं प्रोवाइड करते, तो आज के समय में कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट पे चला जाएगा, तो इस तरीके से वो बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आज के समय में बिजनेसमैन जो है वो अवेयर हो चुके हैं, अपने कस्टमर को बनाए रखने के लिए वो अच्छे से अच्छे गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, ठीक है, अच्छे से अच्छे ट्रीट करते हैं, अच्छी तरीके से अपने कस्टमर को ट्रीट करते हैं। इन पर्टिकुलर दे आर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द डिफरेंट कस्टमर कैटेगरी। द गुड्स शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट की। एक बिजनेस की गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिजनेस अफेयर शुड बी कंडक्टेड बाय कंपनी एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड टैक्सेस एंड अदर ड्यूज आउट टू बी पेड ऑनेस्टली एज पर रूल। कि जो भी बिजनेसमैन है उसको गवर्नमेंट को जो टैक्स वगैरह पे करने होते हैं वो अच्छे से पे करें, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड अ पब्लिक एट लार्ज। कि हमारे बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जनरल पब्लिक के प्रति। Over time, the social responsibility role of management has been defined in terms of the policies with respect to environment protection, conservation of natural resources, rural development, employment of the handicapped and weaker section of the society, locating industry in the backward areas, and assisting the relief and rehabilitation of victims of natural calamities. Law like war
लॉ लाइक वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, एयर प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट हैव बीन इनेक्टेड फॉर द प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो हमारा जो बिजनेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है जनरल पब्लिक के थ्रू, ठीक है, जनरल पब्लिक के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो भी बिजनेस वगैरह सेटअप किया जाए वो रूरल डेवलपमेंट के लिए किया जाए, ऐसे प्लेस पे किया जाए जहाँ पे जिस कंट्री की क्या की जा सके, डेवलपमेंट की जा सके। साथ ही साथ बिजनेस क्या करता है, जो हमारी सोसाइटी है उसके रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं उसका प्रॉपर यूज़ किया जाए और उन रिसोर्सेज को जो है वो कंजर्व करके रखा जाए ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। दूसरा कि जिस भी इन्वायरमेंट में बिजनेस क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, अपना बिजनेस कर रहा है, उस इन्वायरमेंट को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, उसको पोल्यूट ना करे, ठीक है, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, उस एरिया को क्या करे, ऐसे एरिया में इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए जहाँ पे लोगों को क्या मिल सके, रिलीफ मिल सके, ठीक है, जहाँ की जहाँ पे तरक्की हो सके लोगों की, जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। और साथ ही साथ एक बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि जो इंडस्ट्री होती है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री सेटअप करने से वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दिस enactment require prior permission to be obtained from the pollution control board before setting up any industry process or operation involving the use or discharge of noxious gases or effluents in the air or water bodies, sewage, etc., and comply with the standard of pollution set by the board. Moreover, submission of environment audit report has been made compulsory for the organization carry on any industry operation or process requiring consent under this act. इस पॉइंट में ये कहा गया है कि कोई भी बिजनेस अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं किसी भी एरिया में, तो उससे पहले उस इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले उसको क्या करनी पड़ेगी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, कहीं पे इंडस्ट्री वगैरह को सेटअप किया जाता है तो वहीं वहाँ से पोल्यूशन होता है, कई बार उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से ऐसे गैसेज जो है पानी में या फिर हवा में छोड़ दी जाती है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है। तो कहीं पे इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ये बताया जाता है कि उसके अकॉर्डिंग कि किस तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट को, पोल्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उन कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही एक बिजनेसमैन को काम करना होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपोर्टिंग। कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स various stakeholders, it is expected that the performance in the area of social activity is duly reflected in the annual report of companies. तो यहाँ पे क्या कहा गया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग में कि कहीं ना कहीं एक बिजनेस की सोसाइटी की तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को कंजर्व करना, उसको इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करना, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, फेयर वेजेस देना, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले, गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स दिया जाए। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की तरफ। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा बिजनेस, उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट तो आएगी, कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना बेनिफिट बिजनेस को हो रहा है ऐसा काम करके, उसके लिए प्रॉपर क्या किया जाएगा, एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसको हम बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी, की कंपनी ने क्या क्या सोसाइटी के लिए किया, उसमें उसका कितना एक्सपेंस जो है वो आया। ओवर द लास्ट 3 decades public opinion has been increasingly in favor of corporate management reporting their performance in the area of social activity for internal and external use। कि एक सोसाइटी ने, एक बिजनेसमैन ने सोसाइटी के लिए क्या क्या काम किए हैं उसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक मांगती है। पब्लिक कहती है कि भाई हमें भी पता होना चाहिए कि बिजनेस ने सोसाइटी के लिए क्या किया। बट somehow there is no such requirement under the company act to publish the result of their social performance। लेकिन अगर हम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बिजनेस को अपनी सोशल परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट है वो क्या करनी पड़े, पब्लिश करनी पड़े। In the USA, some companies have been disclosing social performance in their annual report, which includes report on environmental quality, equal employment opportunity, product safety, educational aid, charitable donation, industrial safety, employee benefit, and community program।
अब हम यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में कुछ ऐसी कंपनीज है जो क्या करती है, अपनी रिपोर्ट में, जो एनुअल रिपोर्ट वो सबमिट करती है, उस रिपोर्ट में ये बताती है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या क्या किया, क्या सोशल परफॉर्मेंस की। सोशल परफॉर्मेंस जैसे कि इन्वायरमेंट को उन्होंने ख़राब नहीं होने दिया, या फिर उन इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने क्या किया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इक्वल, हर एक एम्प्लॉयज़ को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। प्रोडक्ट को हमने अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को बनाया। ठीक है, एजुकेशनल हेल्प भी जो है हमने प्रोवाइड की, ट्रेनिंग वगैरह दी, डोनेशन वगैरह दिए, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एम्प्लॉय बेनिफिट और बहुत सारे प्रोग्राम जो है चलाए। तो जो भी उन्होंने अच्छे काम किए सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट में शो करते हैं इन। ठीक है, the finding of a few studies have shown that disclosing of social performance by company in the public sector have been proportionately better than that of public sector companies। यानी कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो अच्छे से सोशल परफॉर्मेंस को शो करता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या होता है? सोशल अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑन दोज एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी एक्टिविटी दैट हैव अ सोशल इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डिसीजन ऑन इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ नॉन renewable resources, maintenance of public service, public safety, health and hygiene, education and training and other social concern। ठीक है, कि कंपनी ने कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की है तो उसका इम्पैक्ट क्या सोसाइटी पे हुआ है। कौन कौन से जो एक्टिविटीज़ जो कंपनी परफॉर्म करती है वो यहाँ पे बताई हुई है, जैसे कि इन्वायरमेंट, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ और हाइजीन, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कुछ ऐसी चीज़ें जो है कंपनी कर रही है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, तो वो आते हैं हमारे सोशल अकाउंटिंग में कि कंपनी ने क्या क्या किया। Social accounting is aimed at measuring and reporting on the activities of an enterprises of an entity in so as far as they affect the society। कि किस तरीके से एक कंपनी की, एक बिजनेस की जो सोशल एक्टिविटी की है, किस तरीके से एक बिजनेस को इफेक्ट करती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक्चुअली में होती क्या है, डेफिनेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं। विच रेफर टू आइडेंटिफाइंग, measurement, recording and reporting for internal and external use the relevant information relating to the social activity of an enterprises। कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। बिजनेस क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की है, क्या क्या उसको करना चाहिए, क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो भी एक्टिविटीज़ है वो कितने उसकी कॉस्ट आएगी बिजनेस की, और कितना बिजनेस को बेनिफिट उस एक्टिविटी से मिलेगा। उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करने के बाद ये सारी चीज़ों को क्या करना, रिपोर्ट करना, बताना कि एक साल के अंदर, एक ईयर के अंदर एक बिजनेस ने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, इससे एक्सटर्नली क्या यूज़ हुआ और इंटरनल बिजनेस को क्या बेनिफिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। देयर आर सेवरल अप्रोचेस टू द असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। तो ये कुछ पॉइंट है, इनको हम आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे। पॉइंट देख लेते हैं, क्या 6 पॉइंट है। फर्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट। सेकेंड पॉइंट है मेजरिंग द वर्थ ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वर्थ ऑफ एक्सपेक्टेड benefit to be derived by people। Social indicators approach social goal accounting and reporting, preparing a social profit and loss account। ठीक है, एंड अब सोशल बैलेंस शीट। उसके बाद आता है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, सोशल इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि मैं हर एक यूनिट के ऊपर जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, साथ ही साथ आपको जो है वो असाइनमेंट्स भी मिल रहे हैं, और जितने भी लास्ट 10 ईयर्स की क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। ये सारे टॉपिक्स क्लियर होने के बाद, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के जितने भी यूनिट है वो कवर होने के बाद मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट या रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ क्वेश्चन भी पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि आप वो सारे क्वेश्चन मिस ना कर दो। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट में हमें क्या क्या कवर करना है, ताकि हमें माइंड में ये रहे कि हर एक यूनिट्स में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं, ताकि एग्ज़ाम में हमें कोई दिक्कत ना हो और हमारा कोई टॉपिक छूटे ना।
अब आते हैं डिटेल में पढ़ लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले था हमारा वैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट की अगर हमने कोई सोसाइटी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म किया, सोसाइटी के बेनिफिट के कुछ काम किया है, तो उसमें कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो कॉस्ट तो आ रही है, साथ ही साथ उससे कितना बेनिफिट हुआ है सोसाइटी को और बिजनेस को। इट इज़ वन अप्रोच विच इज़ ऑफ्टन अडोप्टेड बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर कंपेयरिंग द सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। तो ये सबसे पहला अप्रोच है ये देखने के लिए कि अगर कोई अच्छा काम करते हैं सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी और इसमें कितना बेनिफिट होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अप्रोच है वो है मेजरिंग द वर्थ ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट, कि जो भी हम सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी एक्चुअल में वर्थ क्या है। Another approach consists of measuring the worth of social investment by estimating the market worth of expected benefit to be derived by the people affected, यानी कि जिन लोगों को इससे अफेक्ट होगा, जो भी हम सोशल कॉज करेंगे, जो भी सोशल बेनिफिट हम लोगों को कर रहे हैं, जो सोसाइटी के लिए जो भी हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो इससे लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है। The assumption here is that consumer preferences are more significant in the valuation of the social goods and services। तो कि कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंसेस है, कि जो भी गुड्स या सर्विसेज एक बिजनेसमैन प्रोवाइड कर रहा है वो भी एक तरीके से सोसाइटी को सर्व कर रहा है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी के गुड्स बना रहा है, या फिर अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो भी एक सोशल बेनिफिट है कि सोसाइटी को उसके बारे में बता रहे हैं कि इस तरीके के गुड्स वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या फिर अगर कोई भी बिजनेस कोई भी सोशल कॉज करता है, तो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट के, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि हाँ हमारा बिजनेस जो है वो इस तरीके के प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करता है, आप आओ और उसको यूज़ करो, ताकि अवेयरनेस लोगों में क्रिएट हो कि हाँ इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, इस तरीके के ब्रांड्स भी मार्केट में अवेलेबल है। So the assumption here is that consumer preferences are the most significant in the valuation of the social goods and services. For this purpose, a sample survey may have to be conducted to ascertain whether the social activity is perceived by the affected population as a benefit or a cost. इसमें ये देखा जाता है कि जो भी हमने सोशल कॉज किया है, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए हमने किया है, तो बाद में एक सर्वे किया जाता है बिजनेस के द्वारा। बिजनेस ये देखना चाहता है कि जो भी उसने किया बिजनेस ने सोसाइटी के लिए, जो भी एडवर्टाइजमेंट अगर हम कहते हैं या किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटीज़ की, तो इससे लोगों के अंदर कितनी अवेयरनेस आई उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, पहले उस बिज़नेस की कितनी सेल थी और सोशल कॉज करने के बाद उस बिज़नेस की कितनी सेल हुई, वो सर्वे से पता चलेगा। और साथ ही साथ लोगों से पता चलेगा, उस पॉपुलेशन से पता चलेगा कि कितने लोग उस चीज़ से अफेक्ट हुए, कितने लोगों को वो चीज़ अच्छी लगी है। ठीक है, ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो जो अफेक्टेड पॉपुलेशन अगर उनको अच्छा लगा हो तो कहीं ना कहीं बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है। अगर अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बिजनेस की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, बिजनेस को लॉस होगा। तो द टोटल कॉस्ट एंड बेनिफिट शुड then be arrived at by multiplying the unit cost or benefit by the number of person affected by the social activities। तो कहीं ना कहीं ये किस तरीके से हम जो है मेजर कर पाएंगे कि पहले यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी और बाद में कितनी आ रही है, कितने लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है। यानी कि पहले कितने लोग जो है इस प्रोडक्ट को परचेज करते थे और उस समय यूनिट कॉस्ट क्या थी, उसके बाद सोशल कॉस्ट करने के बाद यूनिट कॉस्ट कितनी हुई और कितने लोग उसको परचेज करने लगे। यूनिट कॉस्ट को यहाँ पे हमने क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वांटिटी में हम गुड्स या सर्विसेज को बनाएंगे तो रॉ मटेरियल भी क्या होगा, अगर हम ज़्यादा बल्क में लेंगे तो कम प्राइस में हमें अवेलेबल हो जाएगा, लार्ज क्वान्टिटी में हम बनाएंगे तो कम प्राइस जो है पर यूनिट का आएगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि मल्टीप्लाइंग द यूनिट कॉस्ट और बेनिफिट बाय द नंबर ऑफ पीपल, यानी कि कितने यूनिट कॉस्ट आई और कितने लोगों को उससे अफेक्ट पड़ा है। तो ये था मेजरिंग द वर्थ और सोशल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो भी हमने सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की है, सोशल कॉस्ट किए हैं, इससे लोगों को कितना बेनिफिट हुआ और इसमें कितनी कॉस्ट आई है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है डेवलपिंग सोशल इंडिकेटर्स। डेवलपिंग सोशल इंडिकेटर्स क्या कहता है, थर्ड अप्रोच विच मे बी अडोप्टेड फॉर मेजरिंग द सोशल परफॉर्मेंस on the basis of a firm contribution to the quality of life in different areas such as socially desirable profit earning, generating employment for backward and social handicapped people, rural area upliftment or development, educational development, environment improvement, quality of product and services etc। तो ये थी डेवलपमेंट जो ये बताते हैं कि एक बिजनेस ने सोसाइटी के लिए क्या क्या डेवलपमेंट की है, जैसे कि रूरल एरिया को अपलिफ्ट कर दिया, डेवलप कर दिया, वहाँ पे बिजनेस इंडस्ट्री को सेटअप करके, ठीक है,
जो हैंडीकैप लोग हैं उनको क्या मिली है, एम्प्लॉयमेंट दी है, या फिर बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरिया जहाँ पे लोगों के पास काम नहीं था वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी। तो बहुत सारे जो बेनिफिट जो बिजनेस ने सोसाइटी को दिए वो आते हैं हमारे डेवलपिंग सोशल इंडिकेटर्स में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोशल गोल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इट इज़ रिलेटेड टू द सोसाइटल गोल्स सेट बाय द कंपनी। एक कंपनी क्या करती है, गोल सेट करती है कि हाँ हमें इस ईयर के एंड तक इन गोल्स को अचीव करना है। द मैनेजमेंट इज टू सेलेक्ट देयर सोशल मार्केट बाय रेफरेंस टू देयर ओन एनालिसिस ऑफ द इन्वायरमेंट एंड देन आइडेंटिफाई दोज एरियाज ऑफ सोशल एक्टिविटी दे बिलीव दे कैन कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली बाय इंक्रीजिंग द बेनिफिट एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो बिजनेस क्या करता है, उन्हीं सोशल कॉज को, उन्हीं एक्टिविटीज को सेलेक्ट करता है जिससे कि उसको क्या हो, बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसकी कॉस्ट क्या है, कम आए। तो द सोशल रिपोर्ट विच will then focus on the objective of a specific period, resource allocated, achievement made in the area and the problem if any to be resolved। यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो बिजनेस सॉल्व कर सकता है इफेक्टिवली, उन प्रॉब्लम्स को चूज करता है और देखता है कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको कितना बेनिफिट हुआ और कितना कॉस्ट आई। साथ ही साथ ये देखा जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड में एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ हमें इन सोशल एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। एट द एंड बिजनेस ये देखता है कि कितने जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाया और कितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इट में एनेबल मैनेजमेंट टू इंटीग्रेट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड सोशल रिपोर्टिंग। इससे क्या होता है कि जब हम सोशल रिपोर्ट को तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इंटीग्रेट कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को और सोशल रिपोर्ट को। क्योंकि अगर हम सोशल कॉज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट है वो लग रही है उस एक्टिविटी को करने में, जिससे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, कम होगा। तो जो हमारे स्टेक होल्डर है, जो हमारे शेयर होल्डर है, कहीं ना कहीं वो भी पार्टिसिपेंट होते हैं हमारे प्रॉफिट का, तो वो जानना चाहते हैं कि अगर प्रॉफिट कम है तो क्या रीज़न है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को दिखाना पड़ेगा ना कि हमें ये सोशल एक्टिविटी परफॉर्म की है जिसकी वजह से ये जो प्रॉफिट है वो कम आया है, सोसाइटी की तरफ हमने काम किया है ताकि हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। कहीं ना कहीं अगर हमने इस साल जो है प्रॉफिट कम अर्न किया ताकि लोगों को बता सके, ठीक है, कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटी की है जिससे कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? ताकि एक बिजनेस के प्रति लोगों का जो नज़रिया वो अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल इंक्रीज हो। तो कहीं ना कहीं एक शेयर होल्डर भी जानना चाहता है प्रॉफिट कम क्यों हुआ है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट में जो अगर चेंजेस आया तो क्या रीज़न है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल परफॉर्मेंस में बी इवेल्युएटेड इंटरनली और एक्सटर्नली सो दैट स्टेक होल्डर आर एबल टू टेक अ बैलेंस व्यू। तो जान सके इकोनॉमिक और सोशल परफॉर्मेंस एक बिजनेस ने क्या क्या परफॉर्म की है। हाउएवर दिस प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि सोशल रिपोर्ट्स और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको इंटीग्रेट किया जाता है, बनाया जाता है सेपरेटली, तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है ये वाला अप्रोच, इंटीग्रल वेलफेयर अप्रोच। इंटीग्रल वेलफेयर अप्रोच क्या है, सजेस्ट दैट सोशल रिपोर्टिंग बी कैरिड आउट बाय वे ऑफ सोशल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ सोशल बैलेंस शीट। जिस तरीके से हम फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, इसी तरीके से सोशल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं कि जो सोसाइटी के लिए हमने काम किया कहीं ना कहीं वहाँ पे एक्सपेंसेस भी होंगे, कहीं ना कहीं वहाँ पे लॉस भी होंगे और प्रॉफिट भी होंगे। तो सोशल एक्टिविटी परफॉर्म करने से क्या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, क्या बिजनेस का लॉस हुआ है और क्या बैलेंस शीट जो है वो बिजनेस की बनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। द सोशल प्रॉफिट एंड लॉस account is to include a list of producer surplus and consumer surplus as also the positive and negative external effect of corporate activities and indicate the net social benefit or net social cost। कहीं ना कहीं अगर हम सोशल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इसमें ये देखा जाता है कि प्रोड्यूसर को कितना बेनिफिट हुआ है, कंज्यूमर को कितना बेनिफिट हुआ है, या फिर क्या जो सोशल एक्टिविटी की है उसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट जो है बिजनेस की एक्टिविटीज़ का पड़ा है, ठीक है, क्या बेनिफिट हुआ है और क्या लॉस हुआ है। द सोशल बैलेंस शीट ऑन द अदर हैंड इज टू इंक्लूड सोशल असेट्स एंड द सोशल लाइबिलिटीज। द सोशल इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। यानी कि जो भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू स्टाफ, सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू कम्युनिटी, सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू द जनरल पब्लिक। कि जो भी इनकम स्टेटमेंट है इससे स्टाफ को क्या बेनिफिट हुआ है या क्या कॉस्ट है, या फिर कम्युनिटी अगर हम पब्लिक जनरल पब्लिक की बात करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है हमारी सोशल इनकम स्टेटमेंट को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करती है। उसके बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो सोशल इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट विच फोकस ऑन व्हाट अ कॉरपोरेशन हैज़ डन फॉर सोसाइटी ऑन वन हैंड एंड व्हाट इट हैज़ फेल्ड टू डू ऑन द अदर हैंड।
सोशल इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ये बताती है कि क्या एक बिजनेस कर पाया और क्या करने में फेल हो गया। द सोशल इकोनॉमिक ऑपरेशन statement should be prepared along with the financial statement of the company should include all the expenses incurred by the company voluntary for the social cause and offset against those expenses the cost of similar social welfare activity which were brought to the attention of management but which the management ignore। इसमें ये कहा गया है कि एक जैसे कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि बिजनेस जो होते हैं जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकती है अच्छे से कम प्राइस में और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के साथ वो सारी एक्टिविटीज़ को देखती है, उन चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, लेकिन एट द एंड वो कितनी एक्टिविटीज़ को ईजिली और अच्छे से परफॉर्म कर पाती है उनको देखती है, और कुछ ऐसी एक्टिविटी जो करने में उसको दिक्कत फेस होती है लेकिन जिसके ऊपर उसने क्या किया होता है, एक्सपेंस किया होता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है क्योंकि वो शायद कर नहीं पाती इस वजह से। तो सारी चीज़ें जो है सोशल इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का पार्ट होती है। उसके बाद जो आता है हमारा वो आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है सोशल ऑडिट। सोशल अकाउंटिंग पढ़ा था, उसके बाद हम पढ़ते हैं सोशल ऑडिट क्या होता है। सोशल ऑडिट रेफर टू द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, लुकिंग अगेन एट पास्ट रिव्यू ऑफ द इम्पैक्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपनी टू द recognized social dimension. It may be regarded as a tool of the socially responsible company and undertaking by itself and by independent agency for the purpose of planning, control and accountability for its performance of the corporate social activities. It may also involve authentication of the information so as to reveal in true perspective with greater accuracy and reliability the performance detail. The basic purpose of a business corporation is to maximize the financial return earned on its financial investment। यानी कि जो बेसिक पर्पस होता है किसी भी बिजनेस का वो यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, जितना भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया। इफ़ द सोशल बैलेंस शीट इज प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ मनी the company may be able to invest more efficiently in the social areas on the basis of social audit report and derive optimum result by allocating the scarce social and financial resources among competing interests। social audit का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से financial audit होते हैं हर एक चीज़ का जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर तो हम सोशल रिपोर्ट को मॉनेटरी टर्म में बना रहे प्रिपेयर कर रहे थे कि अगर हम ये सोशल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमें इतनी कॉस्ट आएगी, अगर ये करते हैं तो हमें इतनी कॉस्ट आएगी, तो इफ़िशिएंटली हम उस एरिया में जो है ध्यान दे सकते हैं और एक किस बेसिस पे उस एरिया पे इफ़िशिएंटली हम काम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ऑडिट के बेसिस पे, सोशल रिपोर्टिंग के बेसिस पे हम उस एरिया पे अच्छे से क्या कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। इफ़ द सोशल बैलेंस शीट इज प्रिपेयर इन मनी टर्म the company may be able to invest more efficiently in the social area on the basis of social audit report। ठीक है, and derive optimum result by allocating the scarce सोशल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यहाँ पे किस रिसोर्सेज की बात की गई है, मनी की बात की गई है, क्योंकि जो मनी है वो इतना नहीं होता कि हर एक चीज़ पे जो है बिजनेसमैन लगा सके, हर एक एक्टिविटीज़ पे स्पेंड कर सके, वो बहुत स्कार्स होता है, इसलिए उसको ध्यान से अच्छे से स्पेंड करना होगा ताकि अच्छे से अच्छे इंटरेस्ट वो गेन कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कि एक बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में। द इशू ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस हैव बीन गेनिंग द अटेंशन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी इन इंडिया सिंस अर्ली 60s। An international seminar on social responsibility of business was held in New Delhi in 1965, where a declaration issued at the conclusion of the seminar defined social responsibility of a business as responsibility to customer, worker, shareholder and the community। तो यहाँ पे हम बात करते हैं social responsibility of business की क्या होती है, responsibility towards the customer, worker, shareholder and the public at large or community। Social responsibility of business in India also require businessmen to give a fair deal to customers in terms of price and quality, ensure availability of product and avoid unfair trade practices, profiteering, hoarding, black marketing, etc। ठीक है, कि यही होता है कि अच्छी क्वालिटी के अच्छे प्राइस पे फेयर प्राइस पे गुड्स कस्टमर को प्रोवाइड किया जाए, गुड्स हमेशा मार्केट में अवेलेबल हो, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना की जाए, प्रॉफिट हो। ठीक है, सारी एक्टिविटी करने से कोई भी ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग का यूज़ ना किया जाए। दे शुड नॉट मिसलीड द कंज्यूमर एंड द कम्युनिटी बाय अनट्रूथफुल एडवर्टाइजमेंट। जो भी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, कोई भी मिसलीड ना किया जाए कस्टमर्स को।
देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय टू प्रोवाइड फेयर वेजेस एंड प्रमोशन। एम्प्लॉयज़ के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको फेयर वेजेस जो है वो प्रोवाइड किया जाए और उनको प्रमोशन मिलती है। उसके बाद आता है सिमिलरली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द स्टेट हैज़ बीन एलिब्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्सेज, कि वो क्या करें, गवर्नमेंट को फेयर टैक्स प्रोवाइड करें। बट मोर इम्पोर्टेंटली द बिजनेस हाउसेज आर टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट प्रोडक्शन, कंजर्वेशन ऑफ स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज, कंट्रोल पोल्यूशन, रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने किया है यूनिट नंबर 3 को कवर। ठीक, आई होप कि आपको ये जो टॉपिक्स है, ठीक है, ये जो यूनिट है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इस नोट्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना ताकि आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी आप उनको रिवाइज करो तो वहाँ से ईजिली कर पाओ, आपको वो टाइम भी सेव हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक्स पे वीडियो आपको मिले तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।